गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। हम जो पहले टॉपिक पढ़ रहे थे मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, उसके टाइप्स और उसके सोर्सेज, तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, और उसमें हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पिक किए हुए हैं। तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उसमें हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये एक गैस है जो प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ कोल से, और मेनली ये थर्मल पावर प्लांट्स में वहाँ से ही निकलता है। और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जैसे कि जहाँ पे पेपर बन रहा होता है, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, वहाँ से भी ये निकलता है। इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस होती हैं जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। अगर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर सल्फ़र डाइऑक्साइड की तरफ हो तो प्लांट जो है ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्लांट के अंदर क्लोरोसिस का काम करता है। क्लोरोसिस मतलब उसमें कर देता है। एक्चुअली प्लांट के पास अपना एक क्लोरोफिल होता है, वो उसकी लीव्स में होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। यही पिगमेंट की वजह से ही प्लांट है जो खाना बना पाता है। मतलब प्लांट एक प्रोसेस करता है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और वो इसी पिगमेंट के थ्रू कर पाता है। ये जो पिगमेंट क्लोरोफिल है ये सन से लाइट को कैप्चर करता है, इसमें एबिलिटी होती है। बाकी इसीलिए हम खाना नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ना कोई एनिमल के पास होता है, सिर्फ प्लांट के पास होता है। इसीलिए प्लांट के पास क्लोरोफिल जो होता है वो सन से लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस करता है जिससे खाना बनता है। मगर ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंटिन्यूस कांटेक्ट में अगर प्लांट आया तो उसका ये क्लोरोफिल ही डिसअपियर हो जाएगा। बट अगर क्लोरोफिल ही डिसअपियर हुआ तो वो खाना कैसे बनाएगा? ना वो खुद खा पाएगा, ना वो हमारे लिए बना पाएगा। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इस वजह से ही धीरे धीरे डेथ हो जाएगी प्लांट की, क्योंकि सारी चीज़ें तो खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। एक और चीज़ है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ये पानी के साथ मिलके बहुत एसिडिक बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और इसकी वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जला सकता है ये किसी को। आइज़ के अंदर इरिटेशन होती है, नोज़ के अंदर इरिटेशन, थ्रोट के अंदर इरिटेशन, कभी हमें अचानक से आँखों में जलन सी होती है, थ्रोट में भी कभी अजीब सा लगता है। ना हमने कुछ ऐसा किया होता है बट हम हवा में कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें हैं तो वो हमारे को तो इजीली कांटेक्ट में आएंगी, क्योंकि आंखें तो हमारी कंटिन्यूसली खुली ही रहती हैं, तो मुंह भी हमारा खुला ही रहता है। तो फिर उस चक्कर में हमारे ये तो कांटेक्ट में आएंगे, तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ये। और जो स्मोक मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था उसमें भी सल्फ़र डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैंने अभी आपको एसिड रेन बोला था, जब हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़े थे तब मैंने बताया था नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है। इसी तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये हवा में होता है, और जब रेन आती है ये उसके साथ रिएक्शन करता है और सल्फ्यूरिक एसिड वाली रेन बनाता है, उसको एसिड रेन बोलते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। फ़िलहाल के लिए आप आज जो भी मैंने सोर्सेज पढ़ा, जो भी मैंने आपको पोल्यूटेंट्स पढ़ाए ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स थे। जो भी मैंने पोल्यूटेंट्स आज पढ़ाए ये प्राइमरी थे। अभी और हैं कुछ प्राइमरी, और उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमने आज पढ़े थे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड पढ़ा। नेक्स्ट हम और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे और हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब हमारा एक और पोल्यूटेंट है जिसको हम बोलते हैं लेड। ये प्रेजेंट होता है पेट्रोल, डीजल, लेड की बैटरीज होती हैं, पेंट्स में प्रेजेंट होता है, हेयर डाई जो हम करते हैं, हेयर डाई के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ये जो लेड है अगर ये ऐसे ही एयर में चला जाए तो ये इफ़ेक्ट करता है चिल्ड्रन को, पर्टिकुलरली ये चिल्ड्रंस को करता है। अब चिल्ड्रंस में भी ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। मतलब जो भी नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स आगे जा रही होती हैं, पूरी बॉडी को सिग्नल जाती है, वो होना बंद हो जाती है। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है लेड, अगर ये चला जाता है हमारे अंदर।
और हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारी डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होती है। और कुछ कुछ केसेस में ये जो लेड है ये कैंसर भी क्रिएट करता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट्स, इन सब में पाया जाता है ये। और अगर ये इसी तरीके से हवा में चला गया तो ये हमारा बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है और इसका इफ़ेक्ट ही बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है हाइड्रोकार्बन, ये बने होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, उससे बना होता है ये। और फॉर्म कैसे होता है ये? जब फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है ऑटोमोबाइल्स में, तब प्रॉपरली कंबशन नहीं होती है उनकी, तब जाके ये हाइड्रोकार्बन्स लिबरेट हो जाते हैं हवा में। ठीक है, बना होता है ये हाइड्रोजन और कार्बन का। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये काफ़ी कार्सिनोजेनिक होते हैं। मतलब जो कैंसर का काजिंग एजेंट, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं ये। तो कहीं भी चले गए, अगर हमारी बॉडी में ये आ गए तो ये कैंसर क्रिएट करते हैं। और ये प्लांट्स को भी बहुत हद तक हार्म करते हैं बाई कॉजिंग सिनेसिस, जिसका मतलब होता है एजिंग। मतलब प्लांट जो है अपनी एज से पहले ही उस ख़त्म होने लगता है, मतलब एक तरफ से बूढ़ा होने लगता है, वो मैच्योर ही नहीं हो पाता। यंग प्लांट भी होगा तो वो पहले ही ख़त्म होने लग जाएगा। और जो प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं उनको भी ये ब्रेक डाउन करता है। एब्सेशन हो जाता है। एब्सेशन का मतलब होता है शेडिंग ऑफ लीव्स। मतलब लीव्स जो हैं प्लांट्स के वो धीरे धीरे खुद ब खुद शेड होने लगते हैं, जो असल में प्रीमेच्योर शेडिंग होती है, असल में शेड नहीं होने होते हैं। मगर जो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है ये प्लांट्स के कांटेक्ट में आके उनको, उनके लीव्स, उनके टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन कर देता है, उनके लीव्स को शेड कर देता है। उनके फ्लावर्स जो होने तो आगे फ्लावर चाहिए तो वो भी वो शेड करवा देता है। उनके ट्विग्स, ब्रांच, ये सारी चीज़ें वो, क्योंकि धीरे धीरे जब टिश्यू ख़त्म हो गया तो वो बॉडी के पार्ट्स जितने भी होंगे प्लांट के वो उसको भी ख़त्म कर देगा। तो ये काफ़ी हार्मफुल होता है हाइड्रोकार्बन। और बनता तो मैंने बताया आपको कि जब फ्यूल की ऑटोमोबाइल में इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो वहाँ से ये जनरेट हो जाता है और हवा में लिबरेट हो जाता है। हमारे जो भी हम, आपने देखा ही होगा बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हम यूज़ करते हैं, तो खुद सोच लीजिए अगर यही इनकम्प्लीट कंबशन इसमें हाइड्रोकार्बन्स की होती है तो कितना ज़्यादा पोल्यूटेंट हवा में क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और सबसे बड़ी बात तो इसका ये कि ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब ये कैंसर क्रिएट करता है हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर ये चला जाता है। अब एक और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम शॉर्ट में CFC बोलते हैं। ये गैसेस होते हैं जो रिलीज़ होते हैं मेनली एयर कंडीशनिंग सिस्टम से, जो हमेशा एज ए कूल करने के लिए यूज़ आता है। रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं वहाँ से वो ठंडी सी हवा निकलती है। यहाँ AC से भी जो ठंडी सी हवा निकलती है वो क्या होती है, एज ए ये गैस होती है जो CFC होती है। इसी की वजह से जो एटमॉस्फेयर वहाँ का हो जाता है वो ठंडा हो जाता है, वो एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है। तो जब वो यूज़ किया जाता है एज ए कूलेंट तो बाहर CFC जब निकल रहा है तो वो हवा में भी जा रहे हैं। और ये एमिशन ऑफ जेट प्लेन्स जो होते हैं वहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा हवा में निकल जाता है। जब ये एक बार हवा में निकला, क्योंकि हमने ये जो लग्जरियस आइटम्स AC, फ्रिज, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की, तो फिर तो ये एक तो हमें तो ठंडा करने के लिए मदद देता है, पर हवा में भी इसके जो होते हैं गैसेस वो लिबरेट हो जाते हैं, CFC या हवा में भी चला जाता है। जब ये एक बार हवा में चला गया तो CFC ऊपर 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 एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वहाँ पे जाके ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर स्ट्रेटोस्फियर होती है, ट्रोपोस्फियर के बाद वाली लेयर स्ट्रेटोस्फियर होती है, उसके पास जाता है ये। वहाँ पे ये गैसेस जो हैं ओजोन लेयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जो ओजोन की वहाँ लेयर होती है ना, जो ओजोन हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, सन की जो UV हार्मफुल रेडिएशंस होती है, UV रेज, उनसे हमें ये जो ओजोन है ये बचा देता है। मगर जो CFC है ये पहुंच जाता है इसी स्ट्रेटोस्फियर के पास और इसी ओजोन के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे इस ओजोन को रिड्यूस कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जब इसने इसको डिस्ट्रॉय किया
तो हमारे लिए खतरा हुआ ना। हमने यूज़ किया था इसको एज ए, जो भी ये CFC था हम तो यूज़ कर रहे हैं कि हमें ठंडी फ्रिज के लिए वो सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, मगर यही CFC हम अपने लग्जरियस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मगर जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है, जो हमें ऐसे तो नहीं पता चलता है, मगर जब ये चली जाती है वहाँ पे ये ओजोन को खतरे में डालती है, ओजोन को रिड्यूस कर देती है। अब जब ओजोन रिड्यूस हो जाता है, जो हमारे अर्थ को एज सच तो प्रोटेक्ट कर रहा था हार्मफुल UV रेज से, अब कौन करेगा? अब तो कोई करेगा नहीं। फिर धीरे धीरे वो UV रेज हमारे तक आएंगी और हमारे स्किन, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हर एक चीज़ को ये बहुत हार्म करेगी, जो हमें ऐसे तो पता नहीं चलता है मगर अंदर से हो रहे होते हैं हम हार्म। ठीक है, तो ये CFC का काम है, जो हम अपने लग्जरियस आइटम्स में यूज़ करते हैं और बाद में वही चीज़ें लिबरेट होके हवा में जाती हैं और वहाँ हमारे सबसे कीमती लेयर जो ओजोन लेयर है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खतरे वाली बात है। एक और है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPM बोलेंगे। ये बना होता है सॉलिड्स का हवा में, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। आप देखेंगे अगर स्मोक भी निकल रहा होता है उसको भी हम SPM बोलेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ जला दीजिए, धुआं सा निकलता है, वो भी एज ए पोल्यूटेंट, मगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ थोड़ा बहुत सॉलिड होता है वो, या डस्ट ले लीजिए या कोई भी वेपर जो सस्पेंडेड रहता है, मतलब लटकता रहता है बहुत टाइम तक हवा में फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। और ये सबसे बड़ा सोर्स होता है हेज़ का। हेज़ एक टाइप का, आप मान लो क्लाउड है, क्लाउडी अपीयरेंस इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड और सॉलिड, एक क्लाउडी अपीयरेंस होता है हेज़, जो क्या कर देता है, धीरे धीरे विजिबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। कभी भी आप देखेंगे अजीब सा धुआं सा लगता है हमें एटमॉस्फेयर में, कुछ नहीं होता है, बट वो यही हेज़ होता है, जो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। ये बना होता है स्मोक का, डस्ट का, वेपर का, जो बहुत टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहता है, और ये सोर्स है हेज़ का, जिसकी वजह से बहुत सारी विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। ये पार्टिकल्स अगर किसी ने इनहेल किया, ब्रीथ किया, तो उसके लंग्स में चला जाएगा और धीरे धीरे लंग्स को डैमेज करता है और बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। अब इसी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो हैं, इसके कुछ 2-3 फॉर्म्स हैं, मतलब 3 तरीके से हैं इसमें, जो ये इसका जो मैटर है। जैसे पहला सॉलिड, ये सूट है। सूट एक है जो एक ब्लैक कार्बोनेशियस पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो बनता है जब फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तब वहाँ से सूट निकलता है, काला सा धुआं सा निकलता है बहुत ज़्यादा। जब बहुत मतलब वो इनकम्प्लीटली बर्न हुआ होता है, बहुत काला सा धुआं निकलता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, मतलब कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जब भी फ्यूल जलता है उसमें अगर बहुत काला ब्लैक कलर का धुआं निकले तो मतलब उसको सूट बोलते हैं। वो काफ़ी डेंजरस होता है। उसमें पायरीन, बेंजोपायरीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ये हवा में निकल जाते हैं। नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक जो है ये ग्रे, ब्राउन या ब्लैक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। लगभग ये नियरली विजिबल पार्टिकल ऑफ कार्बन, थोड़ा दिख भी जाता है ये। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जब ऑर्गेनिक फ्यूल जलता है तब ये निकलता है। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आप ऑटोमोबाइल से देखेंगे पीछे से वो काला सा धुआं निकल रहा होता है, ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है वो, तो वो स्मोक होता है। ठीक है, वो भी जब हवा में जाएगा बाद में इफ़ेक्ट हवा को करेगा और एज ए पोल्यूटेंट एडअप हो जाता है। नेक्स्ट है डस्ट। ये पार्टिकुलेट मैटर होता है जो प्रोड्यूस होता है जब भी कोई माइनिंग एक्टिविटी होती है, कहीं पे भी खान होती है, खोदने वाली चीज़ें, वहाँ से जब खोद रहे होते वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है माइनिंग से। या विंड एरोजन, जब हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, वो अपने साथ बहुत मिट्टी, सॉइल, ये सारी चीज़ें उड़ा के ले जाती हैं, तो वो भी तो ऐड हो जाते हैं हमारे हवा में। बहुत टाइम तक वो हवा में लटकते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो भी ऐड करते हैं एज ए पोल्यूटेंट। और स्टोन क्रशर्स, जहाँ पे स्टोन की क्रशिंग हो रही होती है, जिम ग्राइंडर्स,
वहाँ पे भी बहुत सारी धूल उड़ती है, वो भी हवा में जाती है। जहाँ पे ये स्टोन क्रशिंग की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, माइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ऐड कर देती हैं बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर को हवा में। फ़िलहाल आज के लेक्चर में हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड पढ़ा, लेड पढ़ा, हाइड्रोकार्बन पढ़ा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पढ़े और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पढ़ा। नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा, क्योंकि ये जो सोर्सेज थे इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट के, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं। ये अभी तक प्राइमरी ही थे। प्राइमरी पोल्यूटेंट मैंने आपको कल भी बताया, जो डायरेक्टली हवा में चले जाते हैं। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो सीधा हवा में चले जाते हैं। वहाँ पे 90% जो भी ग्लोबल एयर पोल्यूशन है वो इसी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के थ्रू होते हैं। तो आज हमने ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सारे पढ़े जो हमें एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो उसमें चले जाते हैं। बट सेकेंडरी पोल्यूटेंट पहले से नहीं जाते हैं ना, वो किस तरीके से जलाने से जाते हैं। वो जो केमिकल जो भी हमारे पोल्यूटेंट प्राइमरी होते हैं हवा में, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तब जाके वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। फ़िलहाल हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पढ़ा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा, सल्फ़र डाइऑक्साइड पढ़ा, लेड पढ़ा, हाइड्रोकार्बन पढ़ा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पढ़े और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पढ़ा। अब हम कल से पढ़ेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। फ़िलहाल आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट यहाँ तक कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच।